फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने डेमो क्लास जो जनरल इकोनॉमिक्स की कल मैंने स्टार्ट की, आज सेकंड डेमो क्लास होगा मेरा। मुझे यकीन है कि कल का डेमो क्लास आपको अच्छा लगा होगा और यूज़फुल भी लगा होगा। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा कि ये जो जनरल इकोनॉमिक्स की क्लास है, इकोनॉमिक्स वालों के लिए कोई इतना शायद लाभदायक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो बच्चे जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, जो एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए, या जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड और फिर द मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उन लोगों के लिए मेरे ये वीडियोस बहुत लाभदायक होंगे। और ये हमारी डेमो क्लासेस हैं, उसके बाद रेगुलर हो जाएंगी। तो डेमो क्लासेस में मैंने सोचा कि बेसिक बैकग्राउंड दूँ, मैं इकोनॉमिक्स की बेसिक्स के ऊपर मैं कंसंट्रेट करूँ। कल मैंने जैसे इकोनॉमिक्स के बारे में बताया कि इकोनॉमिक्स क्या सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स क्या होता है सब्जेक्ट, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, उन लोगों के लिए बड़ा अटपटा सा सब्जेक्ट लगता है, हालांकि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, और शायद मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि आम तौर पे मतलब एक बच्चों को जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपका तो ऑब्जेक्टिव टाइप है नहीं, तो उसमें तो जो क्वेश्चन होता तो इट वाज एडम स्मिथ। मैं आज उसका जिक्र करूंगा, तो उसके बारे में भी बात करूंगा। एडम स्मिथ, हु रोट हिज फर्स्ट बुक ऑन इकोनॉमिक्स, द वेल्थ ऑफ नेशंस, इन 1776। चलिए, कमिंग बैक, मैंने कल डिस्कस किया इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है। उसके बाद मैंने डिस्कस किया बहुत सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड क्या है, लेबर क्या है, कैपिटल क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप को ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। और फिर मैंने डिटेल में बताया कि लैंड में क्या क्या आता है, क्योंकि आमतौर पे लोग समझते हैं लैंड का मतलब एक लैंड का टुकड़ा, एक ज़मीन का टुकड़ा होता है टुकड़ा, बट इट्स मोर देन दैट। इट इंक्लूड्स योर ऑल नेचुरल रिसोर्सेस। देन लेबर, बोथ मेंटल लेबर एज वेल एज फिजिकल लेबर। और मैंने आपको कल ये भी बोला कि लेबर, एवरीबॉडी रेंजिंग फ्रॉम ए पर्सन हु वर्क्स ऑन द रोड साइड अप टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हर एक को इकोनॉमिक्स में लेबर कहते हैं, लेबर। सो बिकॉज एवरीबॉडी इज कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द नेशनल प्रोडक्ट बाई वे ऑफ प्रोवाइडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ सर्विसेज एंड और बाई मैन्युफैक्चरिंग वेरियस गुड्स। कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है, कोई रोड बिल्डिंग में काम कर रहा है, कोई बिल्डिंग बनाने में काम कर रहा है, और कोई एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा है, मैनेजमेंट में काम कर रहा है। उसके बाद आया आपका कैपिटल। मैंने कल आपको बड़ी विस्तार से बताया कि कैपिटल दो किस्म के होते हैं। कैपिटल हम डिफाइन करते हैं रिप्रोड्यूसिबल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो फिजिकल कैपिटल होती है। फिजिकल कैपिटल मैंने बोला था मशीनरी होती है, टेंजिबल होती है, दिखती है, आप उसको हाथ लगा के देख सकते हैं। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है वो इनटेंजिबल है, उसको आप देख नहीं सकते। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या कोई स्किल्ड वर्कर आपका काम कर रहा है, वो ह्यूमन कैपिटल है। तो फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल दोनों मिलके नेशनल प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर मैंने बात की थी एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो एंटरप्रेन्योर एक ऑर्गेनाइजर होता है जो तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेके किसी काम में उनको प्रयोग करता है और नेशनल प्रोडक्ट बनाता है। तो ये हमने कुछ चीज़ें कल डिस्कस की थी। आज मैं आपके सामने आ रहा हूँ द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हर इकोनॉमी के ये 5 सेक्टर मैंने लिखे हैं। प्राइमरी सेक्टर, ये व्हाट इज दिस प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर इज द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन विच वी कंसंट्रेट ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, जो एग्रेरियन इकोनॉमी है, जो एग्रीकल्चर है, जो प्राइमरी सेक्टर है, ये प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है ना, एग्रीकल्चर आता है या इलाइड एक्टिविटीज़ आती हैं प्राइमरी सेक्टर में। ये नेशनल इनकम का तकरीबन 18% इसका शेयर होता है नेशनल इनकम में। हालांकि अभी कम हो रहा है जैसे जैसे हम डेवलप हो रहे हैं, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लाइन, जिसका मैं बाद में भी जिक्र करूंगा। बट एट द मोमेंट आई एम टेलिंग यू द प्राइमरी सेक्टर इज द इकोनॉमी which is concerning agriculture, horticulture, floriculture, fishery, this milk and milk products, etc., and extraction of natural resources. मैंने यहाँ लिखा, it is agriculture, forestry,
fishing, animal husbandry, mining, etc. All these come under primary sector. जब हम आज़ाद हुए तो इंडियन इकोनॉमी को प्राइमरी इकोनॉमी बोला जाता था. प्राइमरी आज भी बोलते हैं, लेकिन उसका कारण क्या है वो मैं सब्सिक्वेंटली डिस्कशन में आपको बताऊंगा. इंडियन इकोनॉमी एक बड़ी यूनिक काइंड ऑफ इकोनॉमी है जो प्राइमरी है एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और सर्विस सेक्टर इकोनॉमी है फ्रॉम द मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू कि हाउ मच इज़ द मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन मेड इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री. उसका मैं विस्तार से बाद में डिस्कस करता हूँ. देन कम्स सेकेंडरी सेक्टर, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ये क्या होता है? ऑल एक्टिविटीज विच ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स. जो फिनिश, जैसे मैन्युफैक्चरिंग आता है, ऑल मैन्युफैक्चरिंग कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर. वेरी क्लियर. जो नेचुरल सोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ट्रांसफॉर्म करके, फूड प्रोसेसिंग करके कुछ उसका वैल्यू एडिशन किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग करके, इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, दिस कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर. और टर्शरी सेक्टर क्या है? इसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर. इसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर. और इसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो टर्शरी सेक्टर में सारी एक्टिविटीज आती हैं विच आर कंसर्निंग आईटी, ट्रांसपोर्टेशन, आईटी, transportation, banking, what you call hotels, restaurants, all skilled people who provide services, all are services. Doctors giving services, teachers giving services, IT services, banking services, transportation services, all these services. Because in services के बिना ना प्राइमरी सेक्टर चलता ना सेकेंडरी सेक्टर चलता. प्राइमरी सेक्टर को भी सर्विस चाहिए, वैरायटी ऑफ लेबर की सर्विस चाहिए, वैरायटी ऑफ टेक्नोक्रेट्स की सर्विस चाहिए, और सेकेंडरी सेक्टर को तो चाहिए. बिना सर्विस के, बिना बैंक के, बिना बैंकिंग सर्विसेज के, बिना आईटी सर्विसेज के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं चल सकता. तो देयर इज ए कंप्लीट इंटरडिपेंडेंस. टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो चीज़ों के एक्सचेंज में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ में मदद करता है. उसके बाद आता है, ये शायद आपके लिए एक नई चीज़ हो, नॉट फॉर इकोनॉमिक्स चिल्ड्रन बट फॉर रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर फ्रॉम अदर बैकग्राउंड्स. दे डोंट नो व्हाट इज दिस क्वार्टरनरी. बिकॉज पहले तो 3 सेक्टर तो एक कॉमन सेंस की बात होती है, यू कैन नो. अब है क्वार्टरनरी सेक्टर. इट कंप्राइजेज ऑफ इंटेलेक्चुअल और नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज लाइक कंसल्टेंसी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट. जो रिसर्च करते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. आज तो कंसल्टेंसी सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू ऑल काइंड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड इवन टू द गवर्नमेंट सेक्टर. और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर. तो ये इसको बोलते हैं क्वार्टरनरी. इसका भी कंट्रीब्यूशन होता है नेशनल प्रोडक्ट में. देखिए, आज हर कॉर्पोरेट, हर गवर्नमेंट, हर बिजनेस हाउस का अपना एक विंग होता है जिसको वो बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बिना आप ग्रोथ नहीं कर सकते. फ्यूचर आपका जो ग्राफ है वो खत्म हो जाएगा, नीचे आ जाएगा. देन कम्स क्वीनरी सेक्टर. क्वीनरी, QUINARY, QUINARY, क्वीनरी सेक्टर. इसमें आते हैं ब्यूरोक्रेट्स, इन्वॉल्व हाई लेवल डिसीजन मेकिंग इन द गवर्नमेंट और इन द इंडस्ट्री. इसमें कौन कौन से आते हैं? ऑल ब्यूरोक्रेट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ब्रांच. पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. आपके जितने डीसी लोग हैं, सेक्रेटरीज हैं, कमिश्नर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स, इनको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी. तो दिस इज कॉल्ड एज. तो हर एक का अपना अपना योगदान होता है नेशनल प्रोडक्ट. तो डिफरेंट सेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, सबका एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी ऑफ द कंट्री. अब ये देखें, ये मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है जिसके माध्यम से मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो अंडर डेवलप्ड इकॉनमी होती है, आपको पता व्हाट इज अंडर डेवलप्ड. 3 चीज़ें हैं. एक आ गया अंडर डेवलप्ड इकॉनमी. काफ़ी लोगों को इसका मालूम नहीं होता और वो इसको डेवलपिंग इकॉनमी के साथ कंफ्यूज. एक होता है डेवलपिंग इकॉनमी, एक होता है
डेवलप्ड इकॉनमी, हालांकि ये शायद किसी और चैप्टर में भी है, बट इसका बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ ये बता रहे हैं कि कोई भी इकॉनमी जो है, ये देखिए जितनी भी आई डेवलप्ड इकॉनमीज, एक ज़माने में जो अंडर डेवलप्ड इकॉनमीज होती थी, अंडर डेवलप्ड इकॉनमीज आजकल ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल हैं कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो अभी भी हम उनको अंडर डेवलप्ड बोलते हैं, क्योंकि अंडर डेवलप्ड इकॉनमीज में चलते चलते बता दूँ वो इकॉनमीज होती हैं जो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होती है, उनका जीडीपी बहुत कम होता है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम होता है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत पोअर होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं, मिजरी, हेल्पलेस, डेस्टिट्यूशन, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, नॉट 2 times मील्स अवेलेबल, इस तरीके का, ना उनका एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा होता है, ना इंडस्ट्री होता है, ना टर्शरी होता है। वो इकॉनमीज या तो ग्रो कर रही हैं तो बहुत स्लो पेस पे, या वो कर ही नहीं रही है, उनमें कोई इनोवेशन नहीं होता, दे आर अंडर डेवलप्ड इकॉनमी। और डेवलपिंग इकॉनमी, इंडिया इज ए डेवलपिंग इकॉनमी, चाइना इज ए डेवलपिंग इकॉनमी, पाकिस्तान इज ए डेवलपिंग इकॉनमी, श्रीलंका इज ए डेवलपिंग इकॉनमी, बांग्लादेश इज ए डेवलपिंग, एंड इवन सम ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज आर ऑल्सो डेवलपिंग इकॉनमी। बट ये कौन सी इकॉनमी जिनका नेशनल इनकम बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, एनडीपी बढ़ रहा है, एंड देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स आर improving. Say, you take the case of India. India is the typical case where employment is being generated, where national income is going up, where per capita income is going up, where living standards are going up, where people are brought out of the poverty line. अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा, इट वॉज इन मीडिया, कि 25 करोड़ लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर निकाला। तो इस तरीके की जो एक न्यूज़ आती है वो ये है कि वी आर डेवलपिंग, हम लोग आगे तरक्की कर रहे हैं। हम आज किस लेवल की डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम आने वाले काल में कितना डेवलपमेंट का हमारा प्लान है, दिस बिकॉज वी आर डेवलपिंग, वी कैन, चाइना कैन डू इट, एवरी कंट्री विच इज डेवलपिंग, विच इज गोइंग अहेड विद इट्स इम्प्रूव्ड पैरामीटर्स। और डेवलप्ड इकॉनमीज की क्या बात करेंगे आप, मैं अभी बताऊंगा आपको। इनका हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम होता है, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम होता है, हाईएस्ट लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनकी कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, इनके पास मशीनरी बहुत होती है, इनोवेशन बहुत करते हैं और पूरी वर्ल्ड को चीज़ें सप्लाई करते हैं। इनका ट्रेडिंग कंट्रीब्यूशन, ट्रेड में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, हालांकि मैं आऊँगा इसके ऊपर बाद में। तो मैंने यहाँ ये फ्लो चार्ट में बताया कि कैसे एक अंडर डेवलप्ड इकॉनमी जो है बेसिकली पहले वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है और उनकी जो एग्रीकल्चर होती है उसकी प्रोडक्टिविटी लोएस्ट होती है वर्ल्ड में। बाद में वो एक कोर्स ऑफ डेवलपमेंट है, देखिए दिस इज कोर्स ऑफ डेवलप, ये तरीका बनाया कि हाउ डू दे डेवलप कोर्स। फिर कोर्स क्या है, एग्रीकल्चर से वो चलते हैं इंडस्ट्री की तरफ। कोई हमारा भी यही हिसाब था जब हम आज़ाद हुए, वी वर प्योरली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, हमारी इंडस्ट्री तो कुछ भी नहीं थी, अंग्रेज़ों ने हमको गुलाम बना के रखा और हमारी इंडस्ट्री को तबाह किया था जो भी थोड़ा बहुत था। तो वी आर डेवलपिंग एंड देन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड फ्रॉम इंडस्ट्री टू सर्विस। आज आपको जान के खुशी होगी कि हमारी इंडियन इकॉनमी यूनिक इकॉनमी इसलिए कहा गया बिकॉज सारी इकॉनमी का जो कोर्स ऑफ डेवलपमेंट होता है वो अंडर डेवलपमेंट, जो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से सर्विस। लेकिन आपको मालूम है हमारी इंडियन इकॉनमी का यूनिक फीचर क्या है, वो मूव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस। दिस इज यूनिकनेस ऑफ इंडियन इकॉनमी कि हमने जंप किया फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री टू सर्विस सेक्टर एंड वी आर द ओनली इकॉनमी हु हैव डन इट, मैनी रीजन बिहाइंड इट। तो लेकिन आम इकॉनमी का कोर्स ऑफ डेवलपमेंट होता है और देन दे बिकम ए डेवलपिंग इकॉनमी। बेसिकली जितने भी इकॉनमीज हैं, यूएस है, यूके है, सारी इकॉनमीज एक ज़माने में ऐसी थी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द इकॉनमी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन इट, क्योंकि जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको शायद इस चीज़ का मालूम नहीं कि पहले तो हमने डिवीजन किया इन टर्म्स ऑफ रोल ऑफ द स्टेट, इन टर्म्स ऑफ द रोल ऑफ द स्टेट, कि स्टेट का रोल क्या रहता है, गवर्नमेंट का रोल। नंबर 1 इट इज कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिज्म और सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल डायरेक्टली कम टू दिस डिस्कशन कि कैपिटलिज्म क्या होता है। Capitalism is a state of affairs. It's an economy which works on market forces, demand and supply. It's a private economy.
इस इकॉनमी में सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने कल बताया, आज भी जिक्र किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, चारों मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके होते हैं? प्राइवेट सेक्टर, द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप ऑल आर प्राइवेटली ओन्ड। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन या तो होता ही नहीं है, होता है तो बहुत कम होता है। सो इट वर्क्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। किसी चीज़ का डिमांड है तो सप्लाई होगा, और प्रॉफिट इज द मेन मोटिव। प्लीज, प्रॉफिट इज द मेन मोटिव, इसको ध्यान में रखें। प्रॉफिट इज द मेन मोटिव, सोशल वेलफेयर इज नॉट द मोटिव। ओके, देयर आर वाइडर इनकम इनइक्वालिटीज। कैपिटलिज्म में रिच रिच होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। तो अमेरिका जैसे देश, जापान जैसे देश, इनको कैपिटलिस्ट इकॉनमीज कहा जाता है। हालांकि आजकल वहाँ भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन स्टार्ट हो गया। Nowadays even government is intervening and controlling the private economy by way of various regulations, but by and large America is a capitalist economy, Australia is a capitalist economy, Japan is a capitalist economy, Singapore is a capitalist economy. और अब हम बात करेंगे सोशलिज्म। सोशलिज्म इज एंटीथेसिस ऑफ कैपिटलिज्म। एक तरफ कैपिटलिज्म है, दूसरी तरफ सोशलिज्म। सोशलिज्म की बात होती है तो आप यूएसएसआर की बात करेंगे, चेकोस्लोवाकिया की बात करेंगे, बुल्गारिया की बात करेंगे। ये मुल्क थे, मैं थे क्यों कह रहा हूँ, आज की डेट में कोई भी इकॉनमी सोशलिस्ट नहीं है। ठीक है, उनका अभी भी बेसिक फ्रेमवर्क, काफ़ी सारे उनके जो तौर तरीके हैं काम करने के, वो सोशलिस्ट हैं। बट सोशलिज्म में क्या होता था, ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग टू द गवर्नमेंट, ऑल द मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस वर टेकन बाय द गवर्नमेंट, नो प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर इज द मोटिव, नो वाइडर इनकम इनइक्वालिटीज, अगर हैं तो बहुत कम है। तो बेसिकली उसमें जितनी भी गुड्स बनाई जाती थी उसमें वो जनरल पब्लिक को रख के प्रोडक्शन होता था। कैपिटलिज्म ऐसा नहीं होता। कैपिटलिज्म में तो प्रॉफिट के लिए काम होता है। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्रयोग होगा प्रॉफिट कमाने के लिए। आज आप देखें मार्केट में जाके, जो भी बिजनेसमैन है, फैक्ट्री वाला है, वो जो भी काम कर रहा है वो अपने लिए काम कर रहा है। ओके, वो कॉमन वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम नहीं कर रहा है, और वो पब्लिक गुड्स नहीं बना रहा है, वो सोशल गुड्स नहीं बना रहा है। लेकिन सोशलिज्म में जितना भी बनेगा, दे विल बी मेड फॉर द कॉमन पीपल एंड नो प्रॉफिट मोटिव, सोशल वेलफेयर इज द मोटिव। देन कम्स मिक्स्ड इकॉनमी। जब मिक्स्ड इकॉनमी की बात होती है तो इंडिया की बात होती है। 47 में जब हम आज़ाद हुए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनके सामने दो विकल्प थे, क्या मुझे कैपिटलिस्ट ब्लॉक में ज्वाइन करना है या सोशलिज्म में। तो विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ कैपिटलिस्ट ब्लॉक विच वाज बीइंग लेड बाय अमेरिका एंड देन सोशलिस्ट ब्लॉक लेड बाय द यूएसएसआर, तो उनके सामने ये था कि मैं किस ब्लॉक को ज्वाइन करूं। लेकिन उन्होंने अपनी बहुत विजडम का डिस्प्ले किया और उन्होंने कहा दैट आई विल नॉट गो फॉर सोशलिज्म, नीदर फॉर सोशलिज्म नॉर फॉर कैपिटलिज्म। उन्होंने डिसीजन लिया, आई विल गो फॉर एन इकोनॉमिक सिस्टम, ए फ्रेमवर्क which is a mixture of both socialism and capitalism, a happy marriage between socialism and capitalism. Some of the sectors of the economy were reserved for the private enterprise. आज आप देखें नीचे बाजारों में जितना है जो फैक्ट्रीज हैं, मोस्ट ऑफ दीज बिलोंग टू द प्राइवेट सेक्टर। उन्हें बोला कि जो प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा है, अगर वो काम करना चाहते हैं, क्षमता है, कैपेसिटी है, उनके पास अगर स्किल है, काबिलियत है, तो उनको दे दो। और कुछ काम उन्होंने गवर्नमेंट के लिए रख दिए, पब्लिक सेक्टर के लिए। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट, मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म, दोनों को मिलाया और बना दिया। ये सड़कें गवर्नमेंट बना रही है, डिफेंस गवर्नमेंट का है, रेलवेज गवर्नमेंट के हैं। अभी तो सड़कों में उन्होंने पीपीपी मोड का फंडा दे दिया, रेलवेज में भी दे रहे हैं, बट अभी भी बाय एंड लार्ज देयर आर सम सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी विच आर वेरी सेंसिटिव, जो पब्लिक गुड्स बना रही हैं लोगों, आम लोगों के लिए। डिफेंस है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है। अभी बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर गेटिंग दीज फैसिलिटीज इन द मिक्स सेटअप। मैं बात करूंगा इन टर्म्स ऑफ द पर कैपिटा इनकम। इन टर्म्स ऑफ द पर कैपिटा इनकम, देखिए ये था क्लासिफिकेशन ऑफ द इकॉनमी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। सॉरी, देखिए पर कैपिटा इनकम हिसाब से इसको पूरी इकॉनमी, वर्ल्ड की इकॉनमीज को 4 हिस्सों में बांटा है। किन किन हिस्सों में बांटा है? लो इनकम इकॉनमीज विच आर पुअर इकॉनमीज, लो इनकम इकॉनमीज। मैं बताऊंगा डिटेल में आगे जाके
कि लो इनकम इकॉनमीज कौन सी थी जो वर्ल्ड बैंक ने आइडेंटिफाई की। मैं अभी आपको डाटा दूंगा इसका, कितने डॉलर्स, आई थिंक $1135 की पर कैपिटा इनकम जिन इकॉनमीज की है, दे आर लो इनकम इकॉनमीज। मैं आई ट्राई कि हालांकि मैं बाद में इसको मैं बताता हूँ, आपको डिटेल में बताता हूँ, फिलहाल आप इतना ही सुनिए प्लीज़, इतना ही सुनिए, फिर मैं डिटेल में बताता हूँ कि लो इनकम इकॉनमीज का मतलब जो कितने पर कैपिटा इनकम, $1135 पर कैपिटा इनकम पर एनम है, दे आर लो इनकम इकॉनमी। लोअर मिडिल इनकम इकॉनमीज, अपर मिडिल, तो पूरी इकॉनमीज को, हालांकि मैं डिटेल में जा रहा हूँ अभी बस 5 मिनट के बाद आऊँगा इस पर मैं, कि पूरी वर्ल्ड की इकॉनमीज को 4 हिस्सों में बांटा। लोअर इनकम इकॉनमीज जो पोर हैं, लोअर मिडिल इनकम इकॉनमीज जो हम जैसे देश हैं, अपर मिडिल इनकम इकॉनमीज, इवन इसमें कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, हाई इनकम इकॉनमी यूएस है, और इसकी मैं डिटेल आपको बताता हूँ अभी। उसके बाद इकॉनमीज को बांटा गया इन टर्म्स ऑफ द एग्रेरियन, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस, जिसका मैंने पहले जिक्र कर दिया कि एग्रेरियन इकॉनमीज आर दोज इकॉनमीज हुज मोर देन 50% नेशनल इनकम इज कमिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड एलाइड एक्टिविटीज। एग्रेरियन इकॉनमीज वो होती हैं, हालांकि मेरी पीडीएफ में जो लिखा है आगे, मैं हर चीज़ को आज इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, पीडीएफ में सब डिटेल लिखा हुआ है कि एग्रेरियन इकॉनमी वो इकॉनमीज होती हैं जिसमें मोर देन 50% ऑफ द जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर्स। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारी इंडियन इकॉनमी को एग्रेरियन इकॉनमी क्यों कहा जाता है और क्यों नहीं कहा जाता, मैं इसकी डेफिनेशन है कि एग्रेरियन इकॉनमी वो होती है जिसका मोर देन 50% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से, एलाइड सेक्टर से हो रहा है। वो एनिमल हस्बेंड्री है, वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन है, वो फिश एंड फिशरीज है, वो ऑल दिस। लेकिन इंडियन इकॉनमी का तो मोस्टली टोटल 17 to 18% ऑफ द नेशनल इनकम इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चर, है ना। तो अब जब हम आज़ाद हुए तो इट वॉज अराउंड 70% ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर से, तो उस वक्त तो एग्रेरियन थी। आज हम एग्रेरियन हैं भी और नहीं भी। इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, इट्स ओनली 18% और सो अप्रोक्सीमेटली। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट्स एन एग्रेरियन इकॉनमी बिकॉज मोर देन 50% ऑफ द पीपल आर गेटिंग देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, इसको ध्यान में सुनना। Indian economy in monetary terms contribution towards GDP is not agrarian. That way we are service sector economy from that angle. तो मैंने यही कहा ना, it's a big riddle, एक बहुत बड़ा सिंड्रोम है ये, हम इसको बोलते हैं इकोनॉमिक सिंड्रोम, कि इंडियन इकॉनमी एक यूनिक इकॉनमी है। एक तो इसने डायरेक्टली जंप किया फ्रॉम एग्रेरियन टू सर्विस सेक्टर, जंप किया। आज सर्विस सेक्टर से जो टोटल कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 59% है, और जो एग्रीकल्चर का कंट्री, देखिए जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 18%, जो सर्विस सेक्टर का इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 59%। तो ये कितना बन गया, 7। सो ऑलमोस्ट 33% इज द शेयर ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। So agrarian sector is contributing, but इसमें एम्प्लॉयमेंट का शेयर जो है इट इज मोर देन 50%। इसलिए फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर एन एग्रेरियन इकोनॉमी, फ्रॉम मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन वी आर ए सर्विस इकोनॉमी। तो इकोनॉमीज को इन 3 हिस्सों में भी बांटा गया है। एंड नाउ वी मूव ऑन फर्दर इन टर्म्स ऑफ द रोल ऑफ स्टेट। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट कि जब आपका जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं, मैं कल की डिस्कशन का हवाला दूंगा, तो जब रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं तो इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड या हैज़ टू सिलेक्ट विच गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। मैंने आपको कल भी बताया कि इन व्यू ऑफ द स्केर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड नेचर ऑफ द वांट्स, इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड, द स्टेट हैज़ टू डिसाइड, द अथॉरिटीज हैव टू डिसाइड। देखिए, जब प्रोड्यूसर के ऊपर छोड़ेंगे आप, वो तो डिसाइड करेगा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज पर्सनल बेनिफिट, दैट्स प्रॉफिट मोटिव। लेकिन यहाँ स्टेट उसको रेगुलेट करती है,
स्टेट कभी नहीं चाहेगी कि सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से ही काम हो, इसलिए गवर्नमेंट इंटरवीन करते हैं। 3 चीज़ें करेगी गवर्नमेंट। एक तो डिसाइड करेगी, इकोनॉमी पूरी, मैं इकोनॉमी का नाम लूँगा, गवर्नमेंट का नाम नहीं लूँगा, डिसाइड करेगी कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट नॉट टू प्रोड्यूस। अभी आप देखेंगे कि वो जो सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी कि क्या वी विल फॉलो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, whether we'll follow labor intensive technology or capital intensive technology। क्या हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लगाएंगे? ये भी एक रिडल है। कौन सी? इंडिया हैज मोर लेबर, इसलिए इट विल फॉलो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अमेरिका हैज़ मोर कैपिटल, इट विल, तो जिसके पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है वो उसको यूज़ करेगा, जो कम है उसको यूज़ कम करेगा। तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी वो होती है जिसमें लेबर का ज़्यादा प्रयोग होता है, कैपिटल का कम होता, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी वो होती है जिसमें कैपिटल का ज़्यादा प्रयोग होता और लेबर का कम होता। देन जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? हाउ दिस विल बी सिलेक्टेड अमंग डिफरेंट कंज्यूमर्स, कौन कितना खाएगा, किसको कितना शेयर मिलेगा, वो देखिए वो डिपेंड करता है आपकी परचेजिंग पावर के ऊपर। जैसे मैंने इसके बाद एक छोटा सा फ्लो चार्ट भी बनाया है, ये देखें, दीज आर द 3 बेसिक प्रॉब्लम फेस्ड बाई एवरी इकोनॉमी। ये फ्लो चार्ट है। 3 बेसिक प्रॉब्लम है जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस in view of the scarcity of economic resources, only those goods will be produced which satisfy maximum human wants of the people। यह याद रखना, नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर भी है इकोनॉमी में, लेकिन गवर्नमेंट इमीडिएटली आके इंटरफेयर कर जाती है कि भाई तुम सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम ही ना करो, तुम सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करो। तो ओनली दोज गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड विच गिव प्रॉफिट टू द प्राइवेट सेक्टर एंड ए सोशल दैट बेनिफिट टू द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। हाउ टू प्रोड्यूस, दिस कम्स टेक्नोलॉजी। मैंने अभी बात किया कि कौन सा टेक्नोलॉजी लगेगा, क्या लेबर इंटेंसिव लगेगा या कैपिटल। ये भी तो हमारे जैसे देश में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लगेगा बिकॉज हमारे यहाँ लेबर सस्ता है, चीपर है, लेकिन अमेरिका जैसे देश में कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लगेगा बिकॉज वहाँ, हालांकि वी आर नाउ एसिमुलेटिंग बोथ कैपिटल एंड लेबर बिकॉज मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, इसमें लेबर ही सब कुछ नहीं करेगी। वी आर फॉलोड इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी। हमने एक नई कॉन्सेप्ट दी है, इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी। हम लोग इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी की तरफ, बिकॉज मॉडर्नाइजेशन लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से नहीं हो रही है। हम ठीक है कोशिश करें ज़्यादा लेबर लगाने की, लेकिन हमको इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी चाहिए जिसमें कुछ कैपिटल लगे कुछ लेबर लगे, अदरवाइज मॉडर्नाइजेशन नहीं होगी। फॉर होम टू प्रोड्यूस इट कम्स डिस्ट्रीब्यूशन, हु विल गेट हाउ मच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु विल गेट, पैसे वाला आदमी ज़्यादा खाता है, बढ़िया खाता है, जिसके पास नहीं है वो कम खाता। आपको मालूम है कि आज सरकार ने क्या किया कि 80-85 करोड़ लोगों के लिए खाना फ्री कर दिया, दालें फ्री कर दी, तेल फ्री कर दिया, बिकॉज अदरवाइज दे वुड हैव बीन डिनाइड अप टू टाइम्स मील। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कितना खाना और कितना नहीं खाना है, दे हैव द बेस्ट ऑफ फूड इन बेस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स। तो अब ये भी एक मसला है कि प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। द प्रोडक्शन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल दोज पीपल हु कंट्रीब्यूट। सुनो मेरी बात, ऐसे नहीं है कैसे उठाया और बांट दिया। हमें जिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमको ये देखना उन्होंने काम कितना किया। दैट इज, यहाँ इक्वलिटी की बात नहीं होती, यहाँ इक्विटी की बात होती। दिस इज बेस्ड ऑन इक्विटी। इक्विटी इसको बोलते हैं यथा योग्य, हर बंदे को उतना दो जितनी उसकी काबिलियत है ना। वो आपने सुना होगा सोशल नारा, वेजेज अकॉर्डिंग टू वर्क। तो मैं यहाँ कहूँगा कि गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू योर कंट्रीब्यूशन, जितना काम करोगे उतना सबको मिलेगा। ओके, अब जो रिसोर्सेज है, मैंने आपको कल भी बोला कि रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड दे नीड प्रॉपर एलोकेशन। इट इज डन इन 3 वेज। रिसोर्सेज का यूज ऐसे होना चाहिए कि उसमें कोई वेस्टेज ना हो। याद रखना, रिसोर्सेज आर टू बी जुडिशियसली यूज्ड बाय द कंट्री, by the government, by the authorities, by the private sector even, that nobody allows the wastage, because wastage of resources mean some of the human wants will remain unsatisfied. We cannot afford that. अब देखें, एक है मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, एक है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, एक है प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मैंने आपको मार्केट का बता दिया कैपिटलिज्म,
रिसोर्सेज का जो एलोकेशन होता है, एक होता है मार्केट सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. दिस इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. ऑल मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर. प्राइस मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है. प्राइस मैकेनिज्म का मतलब है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, अगर ज़्यादा लोगों के पास पैसे हैं और इफ़ दे वांट कि आपका कोई लाख लाख रुपए का मोबाइल पैदा करना है, 10-10 लाख की एलईडी पैदा करनी है, तो उनके लिए वो बनाएंगे, लेकिन उनका प्रॉफिट उसमें है. लेकिन एट द सेम टाइम वी शुड हैव ए मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. यहाँ गरीब के लिए कपड़ा बनेगा, गरीब के लिए भी जूता बनेगा, गरीब के लिए सब करने बनेगा, गरीब के लिए भी खाना बनेगा. ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं जिसकी वजह से जस्टिस होना चाहिए. और देन कम्स प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम. ये मैंने बोला ऑल रशिया एंड यूगोस्लाविया एंड बल्गारिया एटसेट्रा दीज कंट्रीज, जिसमें हर चीज़ प्लान्ड होती है. दिस इज बेस्ड ऑन कंट्रोल्ड एंड स्ट्रिक्ट प्लानिंग. और मैं चलते चलते बता दूं, ये हो रहा है, आज भी हो रहा है. बेशक रशिया भी आपने देखा होगा कि वहाँ भी मल्टीनेशनल कंपनीज आ चुकी हैं, वहाँ भी प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है. एमएनसीज आ गई तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है. और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जो कंट्रोल है दैट इज़ विद द स्टेट. दैट इज़ विद द स्टेट कंट्रोल. दे डोंट अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू डिक्टेट देयर टर्म्स. उन्होंने एक लाइन ड्रा की है, आपको इसी हद में रह के काम करना है. और मल्टीनेशनल कंपनी, चाइना की बात ले लो भाई. चाइना आज वर्ल्ड को चीज़ें सप्लाई कर रहा है, बेशक डेवलपिंग इकॉनमी है, बट चाइना ने तो टेक्नोलॉजी में, इनोवेशंस में, रेलवेज में, रोड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमाल किया. और चाइना स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है. उसने जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अडॉप्ट की है वो इसलिए की है बिकॉज वो बहुत रिच हो चुका है. उसके बाद पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा हो चुकी है और बहुत है. तो ये बेसिकली प्लान्ड वे से हो रहा है, लेकिन इट्स कंट्रोल्ड. चाइना और रशिया की जो प्लानिंग है इट्स कंट्रोल्ड एंड स्ट्रिक्टली फॉलोड. हमारे यहाँ इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है. यहाँ तो नहीं किया किसी ने काम तो नो प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ तो यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक इन केस इफ यू डोंट शो द रिजल्ट्स. तो ये 3 सिस्टम्स हैं जिसके जरिए हम रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं. ये देखें आप कि ये वही चीज़ मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट वे से मैंने ये चार्ट बनाया है कि आप देखें कि ये जो कैपिटल सिस्टम है, सोशल, 2 सिस्टम लिए मैंने यहाँ, क्योंकि जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है इसमें कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म है. जैसे यहाँ देखा कि वो जो मैंने पहले चार्ट में बताया आपको, पहला कि मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिज्म है, ये आ गया कैपिटलिस्ट सिस्टम, ये आ गया सोशलिस्ट सिस्टम प्लान. कैपिटलिस्ट सिस्टम किसने आइडिया दिया? इट वॉज एडम स्मिथ, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. 1776 में उन्होंने बोला था दैट जो इकोनॉमीज हैं they will work on the basis of the formula of ceteris paribus, all other things remaining, and no government intervention. उन्होंने तो ये कह दिया government must keep its hands off from all economic activities, hand over these economic activities to the private sector. The private sector will do the best because of the profit motive. जहाँ आपका प्रॉफिट होगा, when profit is the guiding force, you will work for that. बड़ी क्लियर बात है. जब गवर्नमेंट की बात आती है तो हम उस लगन से बात नहीं करते, काम नहीं करते, यह ह्यूमन नेचर. लेकिन ये जो सोशलिस्ट सिस्टम है इट इमर्ज्ड फ्रॉम कार्ल मार्क्स. उसकी तो कहानी आपने पढ़ी होगी, मार्क्सिज्म. कैसे रेवोल्यूशन फ्रेंच में आया, कैसे रशियन रेवोल्यूशन आया, कैसे कैपिटलिज्म को उखाड़ के बाहर फेंका. वो एक ज़माना था जब सोशलिज्म का बहुत. तो ये देखिए आप, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है इट्स ए प्राइवेट ओनरशिप. मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ. और यहाँ इट्स ए गवर्नमेंट ओनरशिप, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. ये भी बता चुका हूँ मैं, ये कोई नई बात नहीं है. सर मैं एक चार्ट के जरिए, इसमें इनकम इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट. मार्केट फोर्सेस क्या है? मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई. मार्केट फोर्सेस क्या है? डिमांड एंड सप्लाई, है ना. डिमांड होगी तो चीज़ें बनाएंगे, चीज़ें बनाएंगे तो चीज़ें सप्लाई होंगी, चीज़ें सप्लाई होंगी तो प्रॉफिट बनेगा. लेकिन यहाँ मेन जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, इनका मुद्दा होता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनका प्रॉपर रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, गरीबों को भी मिले, अमीरों को भी मिले, यथा योग्य सबको मिले. ये नहीं कि एक बंदा प्रॉफिट कमा रहा है. तो एक आप देखेंगे यहाँ इट इज़ डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस. ये पहले भी मैंने कर दिया, डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्स डायनेमिक. अच्छा, जो मार्केट फोर्स पे जो प्रोड्यूस करने वाले हैं उनको बहुत इंसेंटिव है.
इनोवेशन करते हैं। आज आपको देखें, आपके देश में ज़्यादा इनोवेशन कौन कर रहा है? टाटाज एंड बिरलास, सिंघानियाज, देन ऑल अंबानीज, अडानीज। हम तो बात करते हैं, बट लेट मी टेल यू, दे आर द वेरी स्ट्रॉन्ग बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दे आर द वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज इनोवेशन वही कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, और वो प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बट दे आर डूइंग लॉट फॉर द पीपल ऑल्सो एट द सेम टाइम। देन व्हेन इट कम्स टू द सोशल, डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट नॉट टू प्रोड्यूस, कहाँ मार्केट फेलियर हो रहे हैं, कहाँ मार्केट जो है वो नहीं काम कर रही है, तो देन द गवर्नमेंट टेक्स ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ मिक्स्ड इकॉनमी की बात कर चुका हूँ मैं आपसे, मैं एक बार फिर बात करूँगा कि मिक्स्ड इकॉनमी क्या होती है। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। आई विल नॉट बी टॉकिंग बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड, अब मैं दोबारा ज़्यादा रिपीटिशन नहीं करूँगा। अब हम ये बात करेंगे, ये मैंने बोला था ना कि मैं पर कैपिटा इनकम की बात यहाँ करूँगा। वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज इकॉनमीज बेस्ड ऑन ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इन US डॉलर इनटू 4 कैटेगरी। नंबर 1 लो इनकम इकॉनमी, ये पहले भी जिक्र किया मैंने, बोला ना लेस देन $1135. Most of the African economies are low income economies. They are suffering from destitution, poverty, extreme poverty, low standard of living, dying without medicines, without health care. You know, देखिए आप पूरे साल की पर कैपिटा इनकम आपकी है पर हेड $1135, कुछ नहीं होता है। देन कम्स लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज, इसमें इवन इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, वियतनाम, यू नो, ये कंबोडिया, म्यांमार सब इसमें आते हैं, एंड इवन वी इंडिया आल्सो कम्स इन इट। लो मिडिल इनकम इकोनॉमीज whose per capita income in terms of dollar is $1136 to $4,465. Then upper middle income economies, इसमें ज़्यादा अर्जेंटीना, अल्बानिया, आर्मीनिया, बेलारूस, बोट्सवाना कंट्रीज हैं जिनका पर कैपिटा इनकम है $4,466 to $13,845. Then comes high income economies. High income economies are having all those economies whose per capita income is more than $13,845. $13,845. चाइना का पर कैपिटा इनकम देखिए, चाइना डेवलप नहीं है बट अपर मिडिल क्लास इनकम में आ गया। देखिए चाइना डेवलप नहीं है। देन रशिया, USA, नॉर्वे, सिंगापुर, कतर, आयरलैंड, UAE। अरे अमेरिका की पर कैपिटा इनकम तो इट्स मोर देन $53,000, $49,000। दिस इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ दिस इकोनॉमीज। तो ये मैं आपके साथ एक बार फिर बात करना चाहता था। सो दिस इज ओवर एंड नाउ आई टॉक अबाउट, या दिस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड, बट within a minute I will just repeat because it's a repetition of the what you call agrarian economy, अभी बात की मैंने, industrial economy and service economy. Any economy whose contribution to the GDP is more than 50% is called as agricultural economy. India is not an agricultural economy from this point of view because हमारा contribution अभी बताया it's around 18%. रहा क्वेश्चन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी वो है जिसका कंट्रीब्यूशन विच कंट्रीब्यूट्स मोर देन 50% टू द GDP ऑफ द कंट्री, है ना। ज़्यादा, जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उतना ही आपका इंडस्ट्रियल लेवल ज़्यादा है। बहुत सारे जो मैंने बोला जो हाई इनकम इकोनॉमीज़ हैं और अपर मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़िया है। चाइना इज़ वन अमंग देम। एंड देन सर्विस इकानमी, सर्विस इकानमी में टॉप करता है US, ये बता दिया मैंने। उसका जो सर्विस इकानमी का शेयर है इट्स अराउंड 79% ऑफ द GDP। सर्विस हमारा भी बहुत बढ़िया, इट्स 59%। इसलिए मैंने बोला कि इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन टू GDP वी आर नॉट एन एग्रेरियन इकानमी, वी आर ए सर्विस इकानमी। तो हमारा तो एक रिडल है ना, रिडल एक अजीब सा सिंड्रोम है, क्या कहें इंडियन इकानमी। फिर हमने एक उसका तरीका निकाला। इंडियन इकानमी इज एग्रेरियन इकानमी because it gives employment to more than 50% people, livelihood to more than 50%. So that is the yardstick which we follow. And this probably I'll explain in my next video
but at the same time, while going, I'll tell you one thing. Tomorrow, there is a special demo class on by one of our expert teachers on history, Indian history, and the Indian polity regarding the answer writing, how to write answers. Because one of the students who was looking into my video, he called me today and he said, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पता तो लग रहा है कि स्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंटेंसेस कैसे होगा। और कुछ बच्चों को थोड़ा जो एतराज़ था कि मैं अंग्रेज़ी ही बोला, तो आज मैंने कोशिश की कि वही चीज़ को मैंने एक हिंदुस्तानी लैंग्वेज में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। मैं इंग्लिश ज़्यादा इसलिए भी बोलता हूँ ताकि आपको मालूम पड़े, बिकॉज देयर इज़ अ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। आप याद रखें, आपने हिंदी और उर्दू में पेपर नहीं लिखना, पंजाबी में नहीं लिखना, आपने इंग्लिश में लिखना है। तो स्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंटेंसेस बहुत मैटर करता है। वही चीज़ मैं लिखता हूँ वही तुम लिखते हो। तुम्हें 100 में से 95 मार्क्स मिलते हैं, मुझे 100 में से 10 मार्क्स मिलते हैं। लिखा दोनों ने वही मटेरियल, लेकिन क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, क्या सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होगा, यही हम आपको बताएंगे। आई टेल यू, हमारा जो तजर्बा है वो इसी में है कि वी विल ट्रेन यू फॉर राइटिंग योर पेपर, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है। तो कल का जो डेमो क्लास रहेगा दैट विल बी ऑन इंडियन। फिर मंडे को प्रोबब्ली वी आर गिविंग ए क्लास ऑन एसे राइटिंग, अगेन वन ऑफ आवर एक्सपर्ट्स। और जो इकोनॉमिक्स का ही डेमो क्लास और एक दो बचे हैं, दैट आई विल टेक। और जिन लोगों को ये अच्छा लग रहा है कि हाँ वी आर डूइंग सम यूजफुल थिंग, दे कैन send us a message through WhatsApp or through our app so that they can join, and we'll tell them about details how to join our classes. Thank you.